सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको बायोट-सवार्ट लॉ, गॉस लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ तीनों की कहानी समझाएंगे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोट-सवार्ट लॉ, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसको भी समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोट-सवार्ट लॉ। तो हमने जब बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ा था उससे पहले हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था क्लास 10th में। उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये समझा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, स्विच क्लोज है और इसके पास अगर आप एक कंपास रखते हो, कंपास को रखते हो तो इस कंपास का नॉर्थ पोल इधर होता है, साउथ पोल इधर होता है। तो जब इससे करंट पास करता है तो आप देखते हो कि कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो हमने बोला कंपास जो होता है वो एक तरह का फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट की तरह होता है और जब हम एक बार मैग्नेट को किसी एक बार मैग्नेट के साथ रखते हैं तभी उसमें डिफ्लेक्शन होता है और ये करंट कैरिंग वायर से डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऑरेस्टेड ने बोला कि जो ये करंट कैरिंग वायर है वो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, यानी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये कैसे डिसाइड हुआ कि भैया हम जानते हैं मैग्नेट, हम जानते हैं कि भैया जब हम कभी किसी कंपास को हमने देखा था कि जब कोई कंपास को एक बार मैग्नेट की तरफ रखते हैं तो इसका नॉर्थ अगर इसके नॉर्थ की तरफ है तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो जाता था। इसी बार मैग्नेट को अगर साउथ नॉर्थ इधर कर देते थे तो डिफ्लेक्शन इधर हो जा रहा था। यानी अब ये बार मैग्नेट के सामने कंपास के रखने की वजह से डिफ्लेक्शन तो हो ही रहा था, लेकिन करंट कैरिंग वायर के पास से भी हो रहा है, यानी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो बायोट-सवार्ट सर ने बताया कि करंट कैरिंग अगर कोई वायर है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर करंट कैरिंग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इट मींस इट हैज सम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब इसके पास कोई मैग्नेट की ताकत होगी। तो यही बायोट-सवार्ट लॉ ने हमें बताया था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा। ये किसने बताया? ऑरेस्टेड ने बताया कि भाई एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। एक आयरन नेल उठा लो, उस आयरन नेल में करंट पास करा दो और किसी चीज से पकड़ के ताकि करंट ना लगे और उससे किसी लोहे वाले चीज को चिपकाओ तो वो करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी वो करंट की वजह से मैग्नेट बन गया है। तो भैया बायोट सर ने बोला कि ठीक है मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेट की ताकत कितनी होगी? अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि इस पॉइंट P पर मैग्नेट की ताकत कितनी है, तो बायोट-सवार्ट सर ने बोला कि हम पूरे वायर की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू होल वायर। पूरे वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को नहीं नाप सकते, बट वी कैन find magnetic field strength due to elemental wire। समझाते घबराओ मत। बायोट सर ने बोला कि भैया पूरे वायर से हम नहीं बता सकते कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, लेकिन कोई एक छोटा सा वायर का एलिमेंटल लेंथ dl काट लो, ठीक, यानी एलिमेंटल लेंथ dl काट लिया और ये पॉइंट P है। तो यहां से इसको आगे बढ़ोगे तो इस जगह पर जो एंगल बनेगा थीटा, ये लेंथ है dl। यहां से आगे बढ़ोगे और ये जो dl के साथ थीटा बनेगा उसके अकॉर्डिंग एट ए डिस्टेंस r हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r
क्यूब। यानी ये इन्होंने बताया कि पूरे वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, लेकिन छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेक्टर फॉर्म में ये होगी। तो लोगों ने बोला कि इसको स्केलर फॉर्म में बताओ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो हम सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं, लेकिन जब हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है तो चीजों को स्केलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में कहा सर 11th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था कि ये बचपन ही हुआ ना, 12th पास करने वाले हो आप, तो आपके लिए तो बचपन ही हुआ। आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कहीं A डॉट B होता है उसको AB cos थीटा लिखते हो, और A क्रॉस B होता है उसको AB sin थीटा लिखते हो। तो इसको लिख सकते हो dB मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और dl क्रॉस r को आप लिख सकते हो dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। ये एक r को काट देगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोट-सावर्त लॉ फॉर एन एलिमेंटल वायर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में है। किसकी वजह से? ड्यू टू एलिमेंटल वायर। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये बायोट-सावर्त लॉ अगर पूछ दे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। बस एक बात और बता देना है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये डीएल और आर के बीच का ही एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये बायोट-सावर्त लॉ हो गया। अब कहता है, लोगों ने बोला कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप यूज करो राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है? तो कहता है कि राइट हैंड निकाल लो, उसके थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखो। यानी थंब को कैसे रखो आप? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और बचे हुए चारों फिंगर को, जो 4 फिंगर मतलब चारों फिंगर जो बचा हुआ है उसको कर्ल करो। तो कर्ल करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपने रखा थंब को और कर्ल किया, तो ऐसे जब मोड़ है तो ये इधर कहा जा रहा है? इनवर्ड। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है। जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब, सॉरी, जब भी क्रॉस लिखा हो इसका मतलब इनवर्ड। अगर कोई कहेगा इस पॉइंट क्यू पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो ऐसे रखोगे और ऐसे घूमते 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 इधर आओगे और ये आउटवर्ड की तरफ डॉट हो जाएगा। अगर मान लो करंट ऐसे पास कर रहा है, तब पूछेगा इस पॉइंट पी पर, तो हाथ को ऐसे कर लोगे, बोलोगे अंदर और इधर बाहर, यानी यहाँ पर इनवर्ड और इधर साइड के ही आउटवर्ड। मान लो किसी ने बोला करंट ऐसे पास कर रहा है, तो थोड़ा इधर घूम जाओ, यहां से देखो तो इस तरफ इनवर्ड, यानी इस तरफ कोई भी पॉइंट होगा उसके अंदर में, और ऐसे घूम के ऐसे बाहर निकलोगे तो इस तरफ आउटवर्ड। तो इस तरह से बायोट-सावर्त लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, दोनों चीज सीख लिया और बायोट-सावर्त लॉ को लिख भी देंगे। हम इरेज करें इसको। अब हम बात करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसमें से कुछ कुछ बातें आप, अभी एग्जाम टाइम है, या तो समझ लो या तो रट लो, जैसे भी करना है। हम तो समझा रहे हैं, लेकिन आप रट सकते हो तो रट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और एक दिन में आप रटा हुआ चीज भूलोगे भी नहीं, और बाद में फिर जरूरत पड़ेगा दोबारा पढ़ लेना, समझ लेना, फिर पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी खत्म हो गया, पढ़ते रहना, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहती है। तो अब हम इधर लिखने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और इधर लिखने जा रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या पढ़ा था आपने कि E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ोगे B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते थे तो ये इसको बोलोगे कि ये लाइन इंटीग्रल है। समझाते हैं क्या मतलब लाइन इंटीग्रल है, और इसको बोलते थे सरफेस इंटीग्रल है।
ठीक है। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डीएल 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 का इंटीग्रेट करोगे वो एल आएगा। एल शुड बी दी सरकमफेरेंस या लेंथ, जो भी होगा उसको लिखोगे, और इसका जो डीए 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 का इंटीग्रेशन करोगे वो आएगा ए, और ए शुड बी दी एरिया, जो भी गॉसियन एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जैसा भी गॉसियन सरफेस बनाओगे उसके एरिया की वैल्यू यहां लिखोगे, और यहां पर सरकमफ्रेंस ऑफ एम्पियर्स लूप, जो भी एम्पियर्स लूप बनाओगे उसका सरकमफ्रेंस या लेंथ की बात करोगे, इसलिए ये लाइन इंटीग्रल है, वो सरफेस इंटीग्रल है। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक दो बातें और समझ लेनी है, वो ये समझ लेनी है कि इसमें 2-3 पॉइंट लिखना होगा कि लॉ इज वैलिड ओनली इफ थीटा इज 0 डिग्री। तो थीटा 0 होने का मतलब किस किस के बीच का एंगल 0 है, बी और डीएल के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू डीएल लेंथ। तो किसी का तोड़ोगे तो लिखोगे ना बी डीएल कॉस थीटा, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तब लॉ एप्लीकेबल है। दूसरा, थीटा 90 डिग्री है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल लेंथ, यानी पहला केस में या तो ऐसा हो कि भैया ये डीएल लेंथ खाता है और इसके टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाए, तो ये हमारे इसके बीच का एंगल जो होगा थीटा वो लगभग 0 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंशियल बन रहा है, डीएल भी ऐसा है, यानी ऐसा कुछ बन रहा है, डीएल ये है और इसी को लेता हुआ बी भी बन रहा है, यानी इस दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस बात को रट लो, ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि बी 0 हो जाए, यानी ये 3 पॉइंट होना चाहिए, या तो थीटा 0 होना चाहिए, बी टेंजेंशियल टू डीएल होना चाहिए, या थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, बी परपेंडिकुलर टू डीएल होना चाहिए, और बी 0 होना चाहिए। इसके लिए लॉ यूजफुल कब है, ये लॉ यूजफुल है व्हेन चार्ज इज एट सेंटर, यानी सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब कि किसी भी 3 डायमेंशनल सरफेस को उठाते हैं और चार्ज पूरा बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस लॉ में हमेशा यूज करते हैं हम 3 डायमेंशनल का सरफेस, और इस लॉ में हम हमेशा यूज करते हैं 2 डायमेंशनल का सरफेस, ठीक है। तो अगर गॉस लॉ पूछा जाए या एम्पियर सर्किटल लॉ पूछा जाए या बायोट-सवार्ट लॉ पूछा जाए तो ऐसे कर सकते हो। बाद बाकी गॉस लॉ समझाते हुए इसका एप्लीकेशन हमने समझा दिया है कि ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट-सवार्ट लॉ के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक रिंग की वजह से बायोट-सवार्ट लॉ की मदद से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ में एक बार एक वायर की वजह से, एक बार हमें किसके लिए, एक सिलेंडर की वजह से, हॉलो और नॉन कंडक्टिंग, ये सारी कहानी हम आपको समझाएंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर ये पूछ लिया जाए तो ऐसे लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लो ये एम्पियर्स लूप है, ये एम्पियर्स लूप है, ये बात सभी दिखा दोगे, इसके अंदर I1 एंड I2 करंट है और इसके बाहर I3 और I4 करंट है, ठीक है। और यहां पर मान लो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, बस अंतर ये हो जाएगा कि गॉसियन सरफेस इस समय एस फेयर रहा होगा और इस समय एम्पियर्स लूप सर्कल रहा होगा। तो मान लो यहाँ पर चार्ज Q1 है और Q2 है, यहाँ पर Q3 है और Q4 है, तो बोलोगे कि Q इनसाइड की जगह Q1 प्लस Q2 डालेंगे, नॉट Q3 एंड Q4, यानी Q इनसाइड में हम Q1 Q2 को तो डालेंगे लेकिन Q3 Q4 को नहीं डालेंगे। और यहाँ पर I इनसाइड में हम I1 प्लस I2 डालेंगे, ना कि I3 एंड I4, ये सब नहीं डालेंगे। बट यहां पर लिखोगे बट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू I1, I2, I3 as well as I4 either inside और आउटसाइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला डाल रहे हो I इनसाइड, उसमें तो I1 I2 डालोगे, लेकिन पूछेगा बाहर में चार्ज रख के क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, हाँ,
एम्पियर सर्किटल लॉ में हम I इनसाइड में I1 I2 ही डालेंगे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चारों की वजह से है, I1 की वजह से भी, I2 की वजह से भी, I3 की वजह से भी और I4 की वजह से। उस तरह इसमें भी डालोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q1, Q2, Q3 and Q4 whether it is inside और आउटसाइड। मतलब गॉस लॉ में चार्ज अंदर हो या बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से बनेगा, लेकिन गॉस लॉ के फार्मूला में सिर्फ अंदर का चार्ज डालेंगे। पूछ देगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, तो अंदर हो बाहर हो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, अंदर हो बाहर हो सबकी वजह से बनेगा। लेकिन जब फार्मूला में I इनसाइड डालोगे तो I1 I2 डालोगे, जब फार्मूला में Q इनसाइड डालोगे तो Q1 प्लस Q2 डालोगे। अब ये बातें अगर आपको ऑलरेडी आती थी तो आपके लिए रिवीजन हो गया, नहीं आती थी तो ये सब बातें लिख लो, एक बार रट लो, समझ लो, जान लो, और ये आपके लिए बेस्ट होगा समझने के लिए। अब इसको डिटेलिंग करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए हम डिटेलिंग कर देंगे। बाद में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर।